एक गड्ढा, एक कार और एक 27 साल के नौजवान की जिंदगी। ये तीन चीजें मिलकर एक ऐसी दुखद कहानी बनाती हैं जिसके बारे में हम सबको जानना चाहिए। एक ऐसी कहानी जो बहुत बहुत जल्दी खत्म हो गई। और इस पूरी कहानी के जो केंद्र में है वह है 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता। वो एक बिल्कुल आम सी रात को बस अपने घर लौट रहे थे। सोचिए, एक ऐसा सफर जो हम में से कोई भी किसी भी दिन करता है, लेकिन उनके इस बिल्कुल आम से सफर का अंत हुआ एक बिना निशान वाले पानी से भरे गड्ढे में। सवाल यह है कि यह हुआ कैसे, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसे रोका जा सकता था? चलिए इस दर्दनाक कहानी की तह तक चलते हैं और सच्चाई को समझते हैं। तो सबसे पहले, आखिर युवराज मेहता थे कौन? देखिए, किसी भी हादसे को पूरी तरह समझने के लिए ना ये जानना बहुत जरूरी होता है कि हमने किसे खो दिया। तो युवराज सिर्फ 27 साल के थे। गुरुग्राम की एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और नोएडा के सेक्टर 150 में रहते थे। मतलब एक कामयाब नौजवान जिनका पूरा का पूरा भविष्य उनके सामने था। तो चलिए अब बात करते हैं उस रात की। उस रात असल में हुआ क्या था, क्योंकि ये सिर्फ एक हादसा नहीं था। नहीं, ये कई घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला था, एक ऐसी चेन ऑफ इवेंट्स थी जिसे शायद रोका जा सकता था। ये 16 जनवरी की रात थी। युवराज घर लौट रहे थे। सड़क पर घना कोहरा था, इतना कि कुछ भी देख पाना लगभग नामुमकिन था। और इसी अंधेरे और धुंध में छिपा हुआ था एक जानलेवा खतरा। कंस्ट्रक्शन के लिए खोदा गया एक बहुत गहरा गड्ढा, और पता है, उस पर ना कोई बैरिकेडिंग थी, ना ही कोई चेतावनी का साइन बोर्ड। नतीजा, खराब विजिबिलिटी के चलते युवराज की कार सीधा उस गड्ढे में जा गिरी। गाड़ी का गड्ढे में गिरना तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद जो हुआ वो शायद इस पूरी कहानी का सबसे दिल दहला देने वाला हिस्सा है। ये कहानी है युवराज के जिंदा रहने के लिए किए गए आखिरी संघर्ष की। जरा उस मंजर को इमेजिन कीजिए। एक तरफ युवराज हैं जो किसी तरह डूबती हुई कार से बाहर निकले और उसकी छत पर खड़े होकर घंटों तक मदद के लिए चिल्लाते रहे, और दूसरी तरफ उन्हें बचाने के लिए एक बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। पुलिस, फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सब थे। लेकिन सच तो यह है कि यह बचाव अभियान वक्त के खिलाफ एक ऐसी दौड़ थी जो शायद शुरू होने से पहले ही हारी जा चुकी थी। और आखिरकार ऑटोप्सी रिपोर्ट ने मौत की वजह साफ कर दी। डूबने की वजह से दम घुटना और उसके बाद कार्डियक अरेस्ट। उस रात के दर्दनाक संघर्ष का ये एक दुखद अंत था। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी लापरवाही के बाद हुआ क्या? क्या कोई एक्शन लिया गया? अधिकारियों और सरकार की तरफ से कोई जवाबदेही तय हुई या नहीं? हाँ, जवाब में कुछ कदम जरूर उठाए गए। सबसे पहले जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बनाई गई। फिर लापरवाही के आरोप में कंस्ट्रक्शन साइट से जुड़े बिल्डर को गिरफ्तार भी किया गया। यहां तक कि मुख्यमंत्री ने खुद सख्त एक्शन लेने और सेफ्टी नियमों की समीक्षा के आदेश दिए। और आखिर में नोएडा अथॉरिटी के कुछ अधिकारियों पर भी विभागीय कार्यवाही की गई। लेकिन यह घटना सिर्फ एक परिवार के दुख तक सीमित नहीं रही। इसने एक बहुत बड़े सार्वजनिक गुस्से को जन्म दिया। और वो सबसे बड़ा सवाल फिर से सामने आ गया कि क्या ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसे रोका जा सकता था? लोगों का गुस्सा सचमुच उबल रहा था। अगर हम पब्लिक रिएक्शन को देखें तो करीब 50% तो सिर्फ और सिर्फ गुस्सा था, आक्रोश था। करीब 35% लोगों ने सीधे सीधे सिविक अथॉरिटीज की लापरवाही पर उंगली उठाई। और बाकी की जो बहस थी वो इस बात पर थी कि सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक आखिर हुई कैसे। और कहानी में सबसे परेशान करने वाला मोड़ तो अब आता है। पता चला कि उस गड्ढे के खतरे के बारे में पहले से चेतावनियां दी गई थीं। पहले से। ये एक छोटी मोटी बात नहीं है। ये जानकारी इस हादसे को सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं बल्कि एक आपराधिक लापरवाही बना देती है। एक ऐसी लापरवाही जिसे जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। और यही बात हमें इस पूरे मामले के आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जब किसी त्रासदी का पहले से अंदाजा हो, जब खतरे के बारे में पहले से पता हो, तो फिर आखिर जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ इस एक घटना से नहीं बल्कि हमारे पूरे सिस्टम से जुड़ा है। सोचने वाली बात है। Please subscribe to my YouTube channel, Raw V Tales.